हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज है 24 फरवरी। ठीक है। और हमारा जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सीरीज है, मेनली रूप से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उन सबको हम देख रहे हैं, बट लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश है। उसमें यार हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं कि क्या क्या है। Consider flow of a liquid with velocity v through a small flat surface ds in a direction normal to the surface. The rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time (Vds) and represents the flux of liquid flowing across the plane. If the normal to the surface is not parallel to the direction of flow of liquid, that is to V, but makes an angle theta with it, the projected area in a plane perpendicular to V is delta ds cos theta. Therefore, the flux going out of the surface ds is V dot n cap ds. For the case of electric field, we define an analogous quantity and call it electric flux. We should however note that there is no flow of a physically observable quantity unlike the case of liquid flow. क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ना फ्लो ऑफ लिक्विड कंसिडर करना है, ले लेना है, मान लेना है। और यार वो जो लिक्विड है बेसिकली उस लिक्विड का जो फ्लो है उसका ना वेलोसिटी है वी वेक्टर, मतलब वेलोसिटी उसका दिए हुआ है। और वो पानी कहाँ से बहेगा, तो एक स्मॉल फ्लैट सा सरफेस एरिया, फ्लैट का मतलब क्या होता, मतलब ना ऐसा मान लीजिए चपटा सा सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा। और जो लिक्विड का फ्लो है वो मतलब ऐसे जा रहा है, फ्लो जा रहा है मतलब नॉर्मली जा रहा है, परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है उस मतलब लिक्विड के फ्लो करने का जो रेट है वो क्या चीज से दिया गया है, तो कितना वॉल्यूम ना उस सरफेस एरिया से क्रॉस किया पर यूनिट टाइम में, ठीक है। VDS जो कि क्या आ गया VDS। और ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस द प्लेन, कितना फ्लक्स ना उस प्लेन से फ्लो किया है। इफ द नॉर्मल टू द सरफेस, अगर मान लीजिए कि जो नॉर्मल टू द सरफेस है ये पैरेलल नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर जो है पैरेलल नहीं है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के, दैट इज जो वी वेक्टर है ये ना थीटा एंगल बनाता है उसके साथ में। द प्रोजेक्टेड एरिया इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वी इज डेल्टा डी एस कॉस थीटा। देयरफॉर द फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, फ्लक्स जो सरफेस से बाहर निकलेगा वी डॉट एन कैप डी एस। फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात करते हैं तो ऐसा ही एक एनालॉगस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। वी शुड हाउएवर हालांकि नोट दैट देयर इज कोई कोई भी फ्लो ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का कोई फ्लो नहीं है, अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो, जैसा कि लिक्विड फ्लो का केस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the picture of electric field lines described above, we saw that the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of the strength of electric field at that point. क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऊपर में जो पिक्चर डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, तो वहाँ पे यार हम लोग ये देखे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है अगर किसी यूनिट एरिया से क्रॉस करता है, ठीक है, जब हम उसको नॉर्मली प्लेस कर देते हैं टू द फील्ड एट ए पॉइंट, वो इस बात को बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो कैसा है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। This means that if we place a small planar element of area delta S, एक ना प्लेनर एलिमेंट रख दीजिए, ठीक है, प्लेनर सरफेस है उसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए और उसका एरिया ना डेल्टा एस है, छोटा सा एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा डेल्टा एस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, नॉर्मल। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट इज प्रोपोर्शनल। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है प्रोपोर्शनल, और यहाँ यार एक स्टार दिया है, इस चीज को समझते हैं।
It will not be proper to say that the number of field lines is equal to E delta S. ठीक है? The number of field lines is after all a matter of how many field lines we choose to draw. What is physically significant is the relative number of field lines crossing a given area at different points. मतलब अगर हम इतना बात को समझें तो क्या बोल रहा है कि मतलब इस बात को बोलना प्रॉपर नहीं होगा, सही नहीं होगा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो इक्वल है ई डेल्टा एस। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं हो सकता, ये प्रॉपर नहीं होगा, है ना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज आफ्टर ऑल, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आफ्टर ऑल अ मैटर ऑफ कितना फील्ड लाइंस वी चूज टू ड्रॉ, कितना हम मतलब ड्रॉ करना चाहते हैं, कितना हम निकालना चाहते हैं। What is physically significant? जो physically significant है the relative number of field lines crossing a given area at a different point. ठीक है, इसके बारे में बोल रहा है। अच्छा, और आइए, ठीक है, to E delta S. Now suppose we tilt the area element by angle theta. अब यार हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो डेल्टा एस है ना, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, थीटा एंगल पे झुका देते हैं। ठीक है, क्लियरली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर। तो जितना फील्ड लाइंस पहले क्रॉस कर रहा है उस एलिमेंट से, वो जब हम इसको थीटा एंगल पे मोड़ देंगे तो कम हो जाएगा। द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई, और जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा होता है, तो एरिया एलिमेंट मेरे पास डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस कॉस थीटा हम बोल सकते हैं। दज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। जब थीटा 90 डिग्री है, फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू डेल्टा एस, तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा डेल्टा एस के। ठीक है, अच्छा, और क्या है, थीटा 90 पैरेलल डेल्टा एस एंड विल नॉट क्रॉस इट एट ऑल, और जो है कि क्रॉस नहीं करेगा, मतलब उससे डेल्टा एस से। ठीक है, 1.15 फिगर की बात कर रहे हैं, क्या बोल दिया, द फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू डेल्टा एस, जो फील्ड लाइंस है वो डेल्टा एस के पैरेलल हो गया, एंड विल नॉट क्रॉस इट एट ऑल, तब उस एरिया एलिमेंट से वो फील्ड लाइंस नहीं निकलेगा। The orientation of area element and not merely its magnitude is important in many contexts. For example, in a stream, the amount of water flowing through a ring will naturally depend on how you hold the ring. जैसे यार मान लो ना कि हम एक अंगूठी ले लेते हैं और उस अंगूठी से हमको पानी को बहाना है, तो कितना पानी, मतलब उससे पूरा प्रॉपर अमाउंट में पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये डिपेंड करते हैं कि जिस सरफेस से पानी आ रहा है उसको आप कैसे रखे हो। जैसे मानो ना कि ये अंगूठी है और हम इधर से पानी भेजना चाहते हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, इसके सरफेस के, तो पानी पूरा पानी फ्लो करेगा। अगर हम इसको जैसे थोड़ा बहुत झुका दें किसी किसी एंगल पे, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल हम बोलें तो क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि आप ना रिंग को कैसे रखे हो पानी के फ्लो के लिए। उसी तरीके से अगर इफ़ यू होल्ड इट नॉर्मल टू द फ्लो, अगर आप फ्लो के नॉर्मल में इसको होल्ड करते, जो बात अभी हम आपको बोले, मैक्सिमम वाटर विल फ्लो थ्रू इट। देन इफ़ यू होल्ड इट विथ सम अदर ओरिएंटेशन, अगर आप किसी दूसरे ओरिएंटेशन के साथ में होल्ड करते हो तो दिस इज सोच डेट एन एरिया एलिमेंट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। एरिया एलिमेंट को हम लोगों को क्या ट्रीट करना है, तो उसको एक वेक्टर के रूप में ट्रीट करना है। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो अ डायरेक्शन, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। हाउ टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया, प्लेनर एरिया के डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई किया जाए। क्लियरली the normal to the plane specifies the orientation of the plane. प्लेन के नॉर्मल में अगर कोई चीज है तो प्लेन के ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करता है। दज द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज अलोंग इट्स नॉर्मल। तो जो प्लेनर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल बोल सकते हैं ना। हाउ टू एसोसिएट अ वेक्टर टू द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि हमको एक वेक्टर को एसोसिएट करना है टू द कर्व्ड सरफेस के एरिया से। वी इमेजिन डिवाइडिंग द सरफेस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। Each small area element may be treated as planar and a vector associated with it as explained before. क्या बोल रहा है
कि हाउ अब एक वेक्टर को कैसे एसोसिएट किया जाए टू द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि जो सरफेस है ना उसको यार छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक एरिया एलिमेंट को हम एक प्लानर के रूप में मान लेते हैं और एक वेक्टर एसोसिएट कर देते हैं, जैसा कि मतलब हर एक एरिया एलिमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, और देखिए, notice one ambiguity here. The direction of an area element is along its normal. एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। बट अ नॉर्मल कैन पॉइंट इन टू डायरेक्शन, बट एक नॉर्मल को हम लोग दो डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं। विच डायरेक्शन डू वी चूज एज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विद द एरिया एलिमेंट? This problem is resolved by some convention appropriate to the given context. For the case of a closed surface, this convention is very simple. Closed surface के केस में ये जो convention ऊपर से समझाना चाह रहा है बहुत ही simple है। The vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. This is the convention used in figure 1.16. Does the area element vector delta S at a point on a closed surface equal delta S n cap, where delta S is the magnitude of the area element and n cap is a unit vector in the direction of the outward normal to the point. सही बात है ना? We now come to the definition of electric flux. अब आते हैं जो मेन हम लोगों को यहाँ से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसका यार आराम से आपको समझाया जा सकता है, इतना बात आप पढ़ के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अंदाज़ा लगा पाओगे, ठीक है। बट यहाँ से जो हम लोगों को समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज डिफाइंड एज डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस विच मीन्स ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इस बात को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई है, ठीक है, थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस एरिया एलिमेंट की बात करते हैं तो ये कैसे डिफाइन किया गया है? तो डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस विच मीन्स ई डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना? अच्छा। which as seen before is proportional to the number of field lines cutting in the area element. The angle theta here is the angle between E and delta S. Theta angle, ठीक है, dot product है। For a closed surface with the convention stated already, theta is the angle between E and the outward normal to the area element. Notice we should look at the expression E delta S cos theta in two ways. E delta S cos theta मतलब that is E times the projection of area element to E, or E perpendicular delta S, that is component of E along the normal to the area element times the magnitude of the area element. The unit of electric flux is Newton per coulomb meter square. अब ये वाला भी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है ना। The basic definition of electric flux given by equation 1.11 can be used in principle to calculate the total flux through any given surface. All we have to do is to divide the surface into a small area elements. Calculate the flux at each element and add them up. Thus the total flux phi through the surface S is phi proportional or equivalent to summation E delta S. The approximation sign is put because the electric field E is taken to be constant over the small area element. This is mathematically exact only when you take the limit delta s tends to 0, and the sum in equation 1.12 is written as an इंटीग्रल, ठीक है। अब यार हम क्या करते हैं ना, ये जितना सा लाइन है, ठीक है, ये जितना भी कहानी है, इसको ना हम आपको समझाते हैं आइए पेंट में या हम आपको पीपीटी में समझाते हैं, ठीक है। तो पीपीटी में इस बात को हम आपको समझाते हैं। पहले देखिए, जो एनसीईआरटी के अंदर यार बहुत सा बात लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, है ना। तो जो भी बात वहाँ लिखा हुआ है तो उसमें बहुत सा ऐसा ना डिफ़िकल्ट चीज़ है जो कि एसआई यूनिट के सिवाय समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमने यार इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करते सबसे पहले। तो सबसे पहले बार-बार बहुत सा टर्म वहाँ आया था, एरिया के बारे में आया था। मतलब इससे आपका मेनली रूप से तो हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, बट यहाँ से 2 चीज़ का रिलेशन हम निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और दूसरा जो यार मेरा गोल है, क्वेश्चन नहीं करना है और गॉस लॉ को समझेंगे। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखे होंगे कि बार बार एरिया आया, एरिया वेक्टर आया। तो हम लोग ना यार इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है एरिया। अचानक से, क्योंकि बहुत सा लाइन ना एनसीईआरटी का डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना, हमारा गोल है कि एरिया और एरिया वेक्टर को पहले समझ लें। तो एरिया, एरिया का मतलब ए हम लिख देते, और अगर हम जब एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, एरिया वेक्टर। इतना बात में मेरे समझ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे ना, मान लीजिए यार, हम क्या करते हैं, मेरे मन में आ रहा है कि हम छोटा सा ना एक स्क्वायर बना दें, ठीक है। ड्राइंग सीखते हैं थोड़ा सा। तो यार एक स्क्वायर बना दिए, ठीक। अच्छा, लग तो नहीं रहा है स्क्वायर, बट मान लीजिए कि हम एक स्क्वायर बना दिए। तो स्क्वायर का लेंथ और हम ब्रेथ यहाँ मान लिए, क्योंकि सारा साइड इक्वल होता है, हम ए दिखा दिए, ठीक है। ये हो गया यार स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें कि इसका जो एरिया, मीन्स कि ए इक्वल टू, हम एरिया लिखे थे तो ए इक्वल टू एरिया होगा। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, तो ए इंटू ए आएगा। अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ, ए इंटू ए का? ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर होगा, और क्या होगा, है ना। अच्छा, अच्छा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ए स्क्वायर है, इसमें कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको कैसा क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर। तो स्केलर के पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लिख देते हैं स्केलर विच कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड। क्या लिख देते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो एनी डायरेक्शन, है ना। ये बात हम लिख दिए। अच्छा, इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ना थोड़ा सा और यार आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ना हम इस स्क्वायर को ना यार, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा हम ऐसे इसको देखें, ऐसे रख दें, ठीक है। वही स्क्वायर है जो हम लिए हैं। मतलब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और कुछ ये वाला साइड ए हम लिख दिए, और स्क्वायर है तो सारा ए ही होगा, बस लेंथ ब्रेथ को बताने के लिए ये भी ए होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ भी ड्राइंग कर लें क्या? ठीक है, लीजिए कर लिए। अब ना हम क्या कहते हैं कि ये है मेरे पास में क्या चीज़, तो ये है मेरे पास में स्क्वायर। एक लाइन ना यार हम ऐसे खींच देते। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक पेपर को टेबल पे रख दीजिए और पेन को परपेंडिकुलरली आप खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, एन कैप। क्या बोल देते हैं, एन कैप। और हम क्या बोलते हैं, ये जो बात है यार, इसको हम बोल देते हैं कि ये है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये जो लाइन अभी हम खींचे थे, ठीक है, ये वाला लाइन। अच्छा, अच्छा, जो इनकैप, कोई भी जो कैपिंग होता है वेक्टर में, वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम ना क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लिख दे रहे हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द यूनिट वेक्टर, और हम क्या लिख देते हैं यार, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या लिख रहे हैं, एन कैप के बारे में लिख रहे हैं। अब ना हम जब बात किए थे, हम क्या चीज़ के बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में बात। तो ये जो वेक्टर ए है, ये क्या है, तो ये है यार, जो वेक्टर ए है, ये है आपका, जो वेक्टर ए है ये क्या है, तो वेक्टर ए है आपका एरिया वेक्टर। क्या है, एरिया वेक्टर। तो जब हमको यार वेक्टर ए लिखना होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और डॉट में क्या कर देंगे, एन कैप कर देंगे। तो यार जो दो बात बार बार आ रहा था एनसीईआरटी के अंदर कि एरिया एक्चुअल में क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया जिसके पास की केवल मैग्नीट्यूड हो, और एरिया वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी हो जाए। गुड, इतना बात तो चलो हम आप लोगों को समझाने में सक्षम हुए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या लिख दिए, बोथ मैग्नीट्यूड। यार ये बच्चा वाला चीज़ है, 4-5 का कहानी है ना। बस थोड़ा सा वेक्टर सा नाम लग रहा है और कुछ नहीं है। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं, दो बात हम लोगों को क्लियर हो गया है ना।
अरे कुछ ज़्यादा आगे चले गए ना। अब ना 2 पॉइंट हम लोग अभी तक देखें, कुछ और भी पॉइंट देख लें क्या? अब देखो तो मेरे भाई, ये ना हम एक सर्कल ही ले लिए। सर्कल टाइप क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ रेडियस होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसे सर्कल का ना यार रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। और और क्या करते, चलो कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा ड्राइंग प्रैक्टिस भी हम लोग साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो यार कलर चेंज कर लिए, और हम लोग यहाँ क्या लिख दिए, तो हम लोग ना इसको लिख दिए हैं एन कैप। क्या लिख दिए? एन कैप, ठीक है। कोई दिक्कत है इतना में? थोड़ा और ड्राइंग कर लेते, ठीक है। उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है बट ठीक है। चलो, अब हम क्या किए ना, अब हम लिख दिए प्लेन ऑफ सर्कल। क्या लिख दिए? प्लेन ऑफ सर्कल। वेक्टर ए इक्वल टू क्या हुआ, जो वेक्टर ए है ये क्या है, तो वेक्टर ए है एरिया वेक्टर। और अगर हम आपसे पूछें कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो सर्कल का पहले आप एरिया बताइए। 4 5 वाला कहानी, पाई आर स्क्वायर। और इसको एरिया वेक्टर बनाना है तो हमको एन कैप से गुना कर देना है। वही काम हम किए हैं ना, कोई दिक्कत इतना में है तो बताइए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये कहानी हो गया, थोड़ा और समझिए। अच्छा देखिए, तो अब हम क्या करते हैं ना, थोड़ा हम प्लेन के साथ खेल लेते हैं, ठीक है। प्लेन के साथ इन द सेंस हम इसको क्या बोल देते हैं यार, वाई, और हम इसको बोल देते हैं एक्स। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम थोड़ा सा उल्टा ले रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं जेड। जेड का मतलब होता है के कैप, होता है ना। अच्छा, वाई का मतलब होता है क्या चीज़? जे कैप, ठीक है। और एक्स का मतलब होता है क्या चीज़? आई कैप, ठीक है। और ना हम एक्स वाई प्लेन में मतलब कुछ ऐसा सा हम ये ले रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक। अब देखिए तो इसको हम ड्राइंग कर दी। अच्छा, ये है कितना यूनिट? 2 यूनिट, और ये भी है 2 यूनिट, मतलब ये क्या हो गया? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और कौन से प्लेन में है? तो स्क्वायर है एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एरिया वेक्टर अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में, आई जे, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? के कैप। तो वेक्टर ए इक्वल टू आप साफ सुथरे शब्दों में बोल दोगे कि 4 के कैप। एरिया 4 और जिस भी प्लेन में है तो ये हो गया के कैप। अब ना हम आते हैं अपने एक्चुअल से टॉपिक पे, और हमारा जो यार एक्चुअल सा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है हमारा एक्चुअल सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस बात को समझते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारा मोटो था ना एरिया और एरिया वेक्टर समझना। तो ये बात तो एनसीईआरटी में भी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब पाई। अब ना इसको कुछ पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि जो वेक्टर ई है, वेक्टर ई का मतलब क्या हुआ, तो वेक्टर ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वेक्टर एस का मतलब हम आपसे पूछें तो क्या हो गया? एरिया वेक्टर। यही हुआ ना। और फाई का मतलब अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलोगे कि फाई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, तो फाई इक्वल टू एक्चुअल में क्या होगा, तो वेक्टर ई और डॉट वेक्टर एस। फाई इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। वहाँ भी यही चीज़ दिया हुआ। इस बात को क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो ये है डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट है? तो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका डॉट प्रोडक्ट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसका है? तो और है एरिया वेक्टर का। किसका? एरिया वेक्टर, ठीक है। अच्छा, मतलब फाई इक्वल टू क्या हो गया यार? फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, है ना। ऐसे ही तो हम तोड़ते हैं, फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही तो तोड़ा जाता है ना। अच्छा, यूनिट के बारे में थोड़ा चर्चा कर ले, यहीं पे कर लेते हैं ना। सॉरी यार, कट गया। हम्म, और सेकेंड जो पॉइंट है, पाई इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर एस। अच्छा, हम आपसे पूछें कि यूनिट ऑफ पाई इक्वल टू अ वेक्टर ए, मतलब क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि भैया न्यूटन पर कूलम्ब और
इंटू हम इसको लिख देते मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन पर कूलम्ब के बारे में एक जगह पे और चर्चा मिला था कि वोल्ट पर मीटर पढ़ना है अगले से चैप्टर में, और यहाँ लिख दिया मीटर स्क्वायर। तो फाइनल में क्या बच गया, वोल्ट मीटर बच गया, है ना। अच्छा, इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं यार, जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल मीटर पर कूलम, क्योंकि वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए ना अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा। तो वोल्ट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, वोल्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया V अपॉन क्यू। और V अपॉन क्यू का क्या मतलब हो गया, तो V अपॉन क्यू का मतलब हो गया जूल। क्या हो गया, जूल पर कूलम। क्या हो गया, जूल पर कूलम। वही बात हम लिख दिए यहाँ पर। अच्छा, चलो यार यहीं पे ना चाहे आगे लिखते, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि कोई कमी तो रही है ना पेज का यहाँ पे। अब ना हम थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। किसकी, डायमेंशन की। किसका डायमेंशन, तो फाई का। ठीक है, तो क्या होगा यार डायमेंशन, ml स्क्वायर टी माइनस टू एल, और डिवाइडेड बाई क्या चीज़, ए टी। तो क्या क्या कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल लग रहा है क्या आपको, एम एल स्क्वायर टी, सॉरी एल क्यूब कर दीजिए, एल क्यूब, है ना, एल क्यूब टी माइनस के 3 और ए माइनस के 1, एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है, अब और समझिए, ये तो हो गया बेसिक बेसिक सा बात। हम आते हैं थोड़ा सा थर्ड पॉइंट पे। अब ना यार हम डी फाई की बात कर लेते हैं। तो डी फाई एक्चुअल में क्या है, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब एक एलिमेंट वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई के जगह पे हम डी फाई लिख रहे हैं, तो और क्या होगा, डी एस होगा। यहाँ पे एरिया डी एस हो गया, ठीक है, वहाँ एस होता था, यहाँ डी एस हो गया। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई, तो यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वैक्टर। तो हम फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वैक्टर ई डॉट डी एस वैक्टर, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और फाई आपका क्या हो गया, ये जो फाई है ये क्या हो गया, तो ये हो गया क्या चीज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया, फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, तो हम इसी बात को ऐसा बोलते हैं, हम इस बात को क्या बोलते हैं, देखिए तो यार हम इस बात को बोल रहे हैं कि जो फाई है, साइक्लिक इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है, ये चीज़ हम बोले। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, अच्छा, पेज हमारा खत्म हो गया। चलिए लेते हैं कुछ, यहाँ से है अपने पास क्या ऑप्शन, इंड सो नहीं, इंड नहीं करना है भैया, यहाँ तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है भाई साहब, लगता है बैक जाना पड़ेगा। चलो इंड शो कर लेते हैं, कीप के साथ में करो भाई। ठीक है, और कंट्रोल एम, है ना, आ जाओ यहाँ पे हम लोग चलते हैं, डिलीट हो जाओ भाई पहले यार। इसको हम लोग क्या किए, तो यार इसको पहले डिलीट कर दिए। ठीक है, अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। जैसे ना 4 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट में हम लोग क्या किए, कुछ इस टाइप का सरफेस बना दिए। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि इधर ना यार ले लिए हैं वेक्टर एस, एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में ना हम लोग ले लिए हैं वेक्टर ई। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी डायरेक्शन। ठीक है, और हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो प्लेन है, किसका, तो प्लेन ऑफ क्या है, क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस।
तो फाई इक्वल टू क्या होगा, ई एस, और दोनों के बीच का एंगल बता दो भाई, 0 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फाई मैक्सिमम इक्वल टू ई एस। ठीक है, अच्छा, ई एस लिख दीजिए, या आप क्या लिख दीजिए, ई डॉट एस लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ अगर हम 90 डिग्री के केस में कर दें, तो 90 डिग्री के केस में हम कैसे करेंगे, तो यहीं पे कर देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मानिए ना कि हम कोई ऐसा सा सरफेस है मेरे पास, ठीक है, कोई ऐसा सा सरफेस है, और हम क्या कर रहे हैं, इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ऊपर की तरफ ले लेते हैं इस वेक्टर को। पहले यार इसको हटाते हैं। ठीक है, ये फालतू का भद्दा सा लग रहा है। हट जाओ भाई। ठीक है, देखिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री है ना, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर एस, ई एस कॉस थीटा, और क्या होगा, इसके लिए वैल्यू 0, मतलब फाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। उसी तरीके से यार हम क्या करेंगे, एक बार अगर हम इसी चीज़ को ऐसा कर दें, मतलब ना हम सरफेस कुछ ऐसा ले लेते हैं, ऐसा सरफेस ले लें। ठीक है, फिगर नहीं बन रहा सही से, बट हम इधर देखें तो वेक्टर ई को हम इधर कर दें। ठीक, और क्या कर दें, वेक्टर एस को हम इधर कर दें। ठीक है, इधर। ठीक, यहाँ पे ना थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पाई, मतलब जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो क्या हुआ, तो कॉस पाई हो गया। तो कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डॉट एस, मतलब जो फाई का वैल्यू आएगा, फाई मिनिमम इक्वल टू माइनस ई एस। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, लास्ट जो कि अपने बुक में भी है, तो इस बात को समझिएगा, है ना। ये लास्ट वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट में क्या है अपने पास में, मीन्स कि हम इसको 7 नंबर पॉइंट बोल दें क्या। ठीक है, कुछ ऐसा सा आपके पास में है सरफेस, और जो बात ऐसा दिए हुआ है कि मान लीजिए ना कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, और हम बात करते हैं वेक्टर एस के बारे में, तो दोनों के बीच का एंगल है थीटा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई एस, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, क्या हो गया, ई एस कॉस थीटा। तो जो वेक्टर एस है वो क्या है, तो वेक्टर एस क्या है, तो वेक्टर एस एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसी चीज़ को आप क्या बोल देते हैं, तो एरिया ऑफ वेक्टर, ये भी आप बोल सकते हैं, एरिया ऑफ वेक्टर। ठीक, कैसे सरफेस, तो गॉसियन सरफेस, कैसे सरफेस, तो गॉसियन सरफेस, बस इतना ही। तो यही सब बात लिखा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर, है ना, जो कि यार क्लियर नहीं था वहाँ पे, तो एक बार आप इसका भी हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो यार इस